बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंटरेस्ट स्मार्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने इकनॉमिक्स 2018 लेक्चरर का पेपर शुरू किया था और उसी सिलसिले में 5 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आज पार्ट नंबर 6 अपलोड कर लेते हैं। पहले जो पार्ट्स हो चुके हैं उनके लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं, आप उनको विजिट करके वॉच कर सकते हैं। और इस पेपर के कंप्लीट होने के बाद एक कंप्लीट MCQs गाइड विद फुल डिटेल में अपलोड करूंगा दोस्तों, उनको भी देखना मत भूलिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल वाले आइकन को भी क्लिक करें और वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर लाजमी क्या करें। तो शुरू करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन नंबर 31, दिस वन, which of the following is not a major impediment to free trade? तिजारत, आज़ाद तिजारत के रास्ते में कौन सी चीज़ रुकावट नहीं है? इम्पेडिमेंट के माने हैं रुकावट। इज नॉट, अक्सर क्वेश्चंस में देखे होंगे नॉट का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कोटास। कोटा सिस्टम जो है ये एक रुकावट है, क्योंकि ये कोटा मुकर्रर करते हैं कि इतने चीज़ें आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पेडिमेंट्स। और टैरिफ्स ये भी इम्पेडिमेंट्स में शामिल है, क्योंकि ये भी रुकावट ही है। ऑप्शन सी जो है ना, एक्सपोर्ट सब्सिडीज, ये इम्पेडिमेंट नहीं है बल्कि ये बूस्ट कर रहा है ट्रेड को। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन को। A 20% increase in tuition fee of an educational institute leads to 10% fall in admission. The price elasticity of demand will be. यहाँ पर प्राइस elasticity जानना ज़रूरी है। प्राइस elasticity of demand किसको कहते हैं? जब डिमांड में तब्दीली कीमत की वजह से आ जाए। डिमांड में तब्दीली बाकी चीज़ों, दीगर आशिया की चीज़ों से भी हो सकती है, जिस तरह आबादी में इजाफा, इनकम में इजाफा, मौसमियात चेंज हो जाए वगैरह वगैरह। तो कहते हैं कि नहीं, सिर्फ अगर कीमत के बदले में कीमत अप डाउन हो जाए और डिमांड में जो तब्दीली आ जाए तो डेट इज़ कॉल्ड प्राइस एलास्टिसिटी। और प्राइस एलास्टिसिटी को कैसे फाइंड करते हैं? प्राइस एलास्टिसिटी को इसके लिए जो फार्मूला है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस। चेंज, और इसको डेल्टा से जाहिर करते हैं इस तरह, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्यों लिखते हैं, और डिवाइडेड बाय चेंज, परसेंटेज चेंज है एक्चुअली ये, ठीक है, परसेंटेज चेंज, इसके साथ परसेंटेज भी लिखना है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो यहाँ पर कहते हैं ये क्वांटिटी, यहाँ पर क्वांटिटी जो है वो एडमिशन है, वो कितना है? 10% है। क्या है? 10% ये। तो ये इसको अगर 10 को डिवाइड करें और प्राइस में कितना चेंज हो गया? 20, इसको डिवाइड करें 20, 0 0 से क्रॉस हो जाएगा। 1/2 की मानी है 0.5। तो यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो 0.5 है। तो इसका मतलब है कि दिस इज़ लेस देन 1। जब लेस देन 1 हो तो ये क्या है? दिस इज फेवरेबल, लेस इलास्टिक। तो इस सूरत में इस इदारे को प्राइस इंक्रीज करना चाहिए। अगर ऐसा होता है कि ये ग्रेटर देन 1 होता तो फिर इस इदारे को प्राइस इंक्रीज नहीं करना चाहिए था। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी है, 0.5। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, 33 नंबर क्वेश्चन। डिफॉल्ट इनकम्स आर इनकम्स फॉर विच the recording
मोमेंट। डिफॉल्ट इनकम किसको कहते हैं? डिफॉल्ट इनकम्स या डिफॉल्ट रेवेन्यू भी इसको कहते हैं, या इसको अनअर्न्ड रेवेन्यू भी कहते हैं, जो अभी कमाया नहीं है। जिस तरह कोई चीज़ आप किसी को एडवांस में पैसे दे देते हैं और चीज़ बाद में ख़रीदते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड डिफॉल्ट रेवेन्यू, डिफॉल्ट पेमेंट वगैरह वगैरह। ठीक है दोस्तों, तो ये वो रेवेन्यू होता है। और इसके लिए जो होते हैं ऑप्शन ए देखिए, coincides with the moment they are received। जब रिसीव कहते हैं तो वहां उस वक्त उसको coincides करते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन को। कंपटीशन बिटवीन टू कंपनीज डेट ऑफर आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स meant to meet the same need is called। दो कंपनीज हैं, उनके प्रोडक्ट्स आइडेंटिकल है, उनके नीड्स भी सेम है, सो दे आर कॉल्ड जेनेरिक कंपटीशन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन है इसमें। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ऑप्शन ए इंटरप्राइज कंपटीशन, ऑप्शन बी ब्रांड कंपटीशन, ऑप्शन सी फॉर्मल कंपटीशन। इन चीज़ों को थोड़ा सा आप खुद स्टडी करें। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, 35 नंबर क्वेश्चन। अ कमोडिटी इज फ्री एफ, फ्री कमोडिटीज। ठीक है, और वो कमोडिटीज यहाँ पर तमाम ऑप्शन आपको नजर आएंगे कि तमाम ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। ऑप्शन ए मिलेगा इट इज सोल्ड एट जीरो प्राइसेस। फ्री कमोडिटीज जो होते हैं वो सोल्ड नहीं होते, फरोख्त नहीं किए जाते। ऑप्शन बी लिखा हुआ इफ गवर्नमेंट सप्लाइज इट, गवर्नमेंट इसको सप्लाई करते हैं तो ये भी फ्री नहीं है, गवर्नमेंट ने इस पर खर्चा किया हुआ है। ऑप्शन सी इफ समबॉडी गिव्स इट विदाउट सैक्रिफाइसिंग एनीथिंग एल्स ऑफ वैल्यू, कोई भी चीज़ उसके लिए आपने कुर्बान नहीं किया, आपने उसको हासिल किया, तो ये इसको भी फ्री नहीं कहते हैं। ऑप्शन डी जो है ना व्हेन एवरीवन हैज इट, जो हर किसी को मुहैया हो, दे आर कॉल्ड फ्री कमोडिटी। जिस तरह हम सांस लेते हैं, हवा है, ठीक है, पानी है, सन और सूरज की रोशनी है वगैरह वगैरह, दे आर कॉल्ड फ्री कमोडिटीज या फ्री गुड्स भी इसको कहते हैं, फ्री गुड्स। और इसको गैर माशी आशिया भी कहते हैं, ये देखिए दोस्तों। ठीक है, माशी आशिया इकोनॉमिक्स गुड एंड नॉन इकोनॉमिक गुड, और नॉन इकोनॉमिक गुड जो है वो इकोनॉमिक्स में स्टडी नहीं किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 जो है ना दोस्तों, इसको मैंने ट्राई किया है लेकिन मैं इसका आंसर नहीं ढूंढ पाया, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप दोस्तों ने खुद हल करके मुझे भी बताना है। सीकर विल नॉट शिफ्ट एफ, सीकर विल नॉट शिफ्ट एफ। तो क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, उसको आपने खुद स्टडी करना है। 37 नंबर क्वेश्चन कहते हैं द फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी क्रिएटेड बाय IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। एक होता है वर्ल्ड बैंक और दूसरा IMF। इन दोनों में आपने डिफरेंस भी फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द फंक्शन, यानी दोनों का काम क्या है, वर्ल्ड बैंक और IMF का। तो IMF ने जो करेंसी क्रिएट की है दे आर कॉल्ड SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, और ये 1969 में की है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, 38 नंबर क्वेश्चन को। When we reduce level of unemployment, the effect may be। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में इससे पहले जो हम आंसर दे रहे तो इसके आंसर जो है ना देखे, डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, डिप्रेशन और रिसेशन। इन चीज़ों की वजाहत थोड़ी ज़रूरी है कि इन्फ्लेशन तो शायद आप जानते होंगे, डिफ्लेशन तो सबसे पहले आप लफ्ज़ ऑप्शन ए में लिखा डिफ्लेशन। डिफ्लेशन किसको कहते हैं? इट इज़ अ सिचुएशन of general decline in prices for goods and services। जनरल मीन कि हर चीज़ की कीमत कम होती है फॉर अ लॉन्ग टाइम, नॉट फॉर वन डे। दोस्तों ये भी याद रखें
तो दिस इज कॉल्ड डिफ्लेशन। और ऑप्शन बी जो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन एक दूसरे के अपोजिट है। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन एक दूसरे के अपोजिट है। इन्फ्लेशन इज अ सिचुएशन ऑफ राइजिंग प्राइसेस इन द इकोनॉमी। तो उसको इसको मजीद डिटेल आपको मैं तो वेरी शॉर्ट आपको बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन सी और डी जो है ना, ये दो अल्फाज अक्सर दोस्त इन पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिप्रेशन किसको कहते हैं और रिसेशन कहते हैं किसको कहते हैं। अक्सर दोस्त इन दोनों को अपोजिट तस्वर करते हैं, लेकिन नहीं, ये दोनों अपोजिट नहीं है। पहले हम रिसेशन को पढ़ते हैं। ऑप्शन डी जो है ना रिसेशन। रिसेशन क्या है? जब इकोनॉमी की इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो नेगेटिव की तरफ चलते हैं, जीडीपी, जीएनपी वगैरह वगैरह, यानी इकोनॉमिक माशिया किसी मुल्क की इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो नेगेटिव की तरफ चल पड़ती है, तो दिस इज कॉल्ड रिसेशन। लेकिन ये रिसेशन जो होता है ये 3 महीने से 6 महीने तक और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक। लेकिन ज़्यादा शुरू में पहले 3 से 6 2 क्वार्टर्स इसको तस्वर करते हैं, 2 क्वार्टर्स यानी 3 महीने या 6 महीने। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो 1 साल, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, जब 3 महीने या 6 महीने तक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किसी भी मुल्क के नेगेटिव चल पड़ते हैं तो दे आर कॉल्ड रिसेशन। और जब ये पीरियड लॉन्ग हो जाए, ठीक है, तो फिर उसको डिप्रेशन कहते हैं। उस हालत को फिर क्या कहते हैं? डिप्रेशन। तो इसका मतलब ये है कि ये देखिए परस्पर इकोनॉमी डाउनवर्ड आना शुरू हो गई, तो पहले 6 महीने तक इसको हम डिप्रेशन कहेंगे। लेकिन जब ये 6 महीने या साल से, चलो हम कह सकते हैं कि साल से बढ़ जाए, और ये फिर डिप्रेशन जो होते हैं कई सालों तक होता है, फिर 2 साल, 3 साल, 10 साल, 12 साल तक भी चल पड़ता है, तो फिर उसको डिप्रेशन कहते हैं। तो आई थिंक आप दोस्त समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस कर ले तो इसका असर कहाँ पर पड़ेगा। दोस्तों, पिछले वीडियोस में मैंने आपको एक कर का बारे में बताया था, और वो था फिलिप्स कर। फिलिप्स कर के बारे में शायद आपको याद होगा, अगर किसी दोस्त को अभी पता नहीं तो गुजरे हुए वीडियोस को देखे, उसमें फिलिप्स कर के बारे में जिक्र आया था। तो फिलिप्स कर क्या कहते हैं? फिलिप्स कर जो है वो फिलिप्स कर वो एक कॉन्सेप्ट है जो ये बयान करता है कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट जो है दे हैव इनवर्स रिलेशन। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का रिलेशन जो है वो इनवर्स है। तो इसका मतलब है कि अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी तो इसके मुकाबले में इन्फ्लेशन जो है वो इसके इनवर्स चलेगा। परस्पर एक डायग्राम हम ड्रा करते हैं। ये परस्पर इस साइड हमने इसको इन्फ्लेशन ले लिया, ये इन्फ्लेशन, और ये साइड जो है ये अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, परस्पर ये हमारे पास इन्फ्लेशन है, यहाँ पर ये इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, तो अनएम्प्लॉयमेंट, ये अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशन, और ये अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। अब इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गई, यहाँ तक आ गई। ठीक है, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गई तो इसके मुकाबले में जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगी, ये हो गया अनएम्प्लॉयमेंट। और जो कर जो है, फिलिप्स कर जो है वो इस तरह होता है, दिस इज पीसी, फिलिप्स कर, फिलिप्स कर। तो यहाँ पर ये हुआ कि परस्पर अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज कर लेते हैं हम, यहाँ पर, यहाँ आएगा तो क्या होगा? इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि एफ वी रिड्यूस, देखिए यहाँ पर देखिए हमने एम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस किया, ये एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो गया यहाँ से यहाँ, तो ये क्या हुआ? इसका असर कहाँ पर पड़ा? इन्फ्लेशन पर पड़ा और वो इंक्रीज हो गया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, 39 नंबर।
संक कास्ट आर, संक कास्ट किसको कहते हैं? वो कास्ट, वो पैसा जो डूबा हुआ हो, तो संक कास्ट डूबे हुए पैसे को कहते हैं जो रिकवर न किया जा सके। संक कास्ट रिफर्स टू मनी डेट हैज ऑलरेडी बीन स्पेंट एंड विच कैन नॉट बी रिकवर्ड, नॉन रिकवरेबल कास्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 40 नंबर। If investment increases by 20% when income rises, percent नहीं है, sorry, 20 rises by 10, marginal propensity to invest MPI, marginal propensity to consume, marginal propensity to save and marginal propensity to invest, ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मॉरिजिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, पिछली वीडियोस एक MCQ इस बारे में गुजरा है। इसी तरह मॉरिजिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का बारे में अब आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर मॉरिजिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट, मॉरिजिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट ये क्या है? दिस इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट टू चेंज इन इनकम, यानी इनकम में जो चेंज आएगी तो इसका असर इन्वेस्टमेंट पर भी पड़ेगा। सपोज, चलो मैं एक मिसाल से आपको समझाता हूँ। यहाँ पर तीनों चीज़ें आपको समझाता हूँ, ठीक है। MPC एक चीज़ है मॉरिजिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उसको मैं C से जाहिर कर लेता हूँ। मॉरिजिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, उससे S से जाहिर कर लेता हूँ। और मॉरिजिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट I से। फर्ज करिए आपकी तनख्वाह 5 रुपये बढ़ गई, शॉर्टली कर लेते हैं, आपकी तनख्वाह 5 रुपये बढ़ गई, तो आप इन 5 रुपये को, क्योंकि ऑलरेडी आपके अखराजात पूरे होते थे, तो इसमें से आप ऐसे करते हैं कि 2 रुपये आपने क्या करते हैं, 2 रुपये अपने अखराजात पर लगा लेते हैं, 3 रुपये इसको आप बचा लेते हैं, 3 रुपये को आप बचा लेते हैं। तो यहाँ पर ये 2 रुपये जो है ये मॉरिजिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, ये 3 रुपये जो है ये मॉरिजिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट टू सेव है। लेकिन ये जब आप इसको बचा लेते हैं तो इसको आप बैंक्स में रख लेते हैं, बैंक वाले कर्जे में देते हैं, तो इसको इन्वेस्ट कर लेते हैं, तो वो इसको मॉरिजिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट कहते हैं। अब मॉरिजिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट कैसे फाइंड कर लेते हैं? चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम, जो इनकम में जो चेंज आती है, चेंज इन इनकम I, और चेंज इन इनकम नहीं, इन्वेस्टमेंट I, चेंज इन इन्वेस्टमेंट और चेंज इन इनकम। अब यहाँ पर क्वेश्चन को जरा देखिए, इन्वेस्टमेंट में कितना तब्दीली है? 20 रुपये, 20, तो इन्वेस्टमेंट 20 चेंजेस आ गई, और इनकम में चेंज जो है वो 100 है। तो यहाँ पर ये मतलब है कि 100 रुपये सैलरी ज़्यादा हो गई, तो उसमें से 20 रुपये जो है वो इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मॉरिजिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्टमेंट, इसको अगर आप डिवाइड करें तो 0.2 आएगा, 0.2। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। इसी तरह आप कंजम्पशन को, मॉरिजिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन, तो इसको यहाँ पर चेंज इन C करोगे। मॉरिजिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, तो यहाँ पर आप S लगाएंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों, बाकी इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।